नमस्कार प्यारे बच्चों। 12वीं कक्षा हिंदी विषय में हम पढ़ रहे थे गद्य भाग। और प्यारे बच्चों, गद्य भाग में हमने 16 लेसन पूरे कर दिए हैं। हम 17वें में आ रहे थे और 17वां हमारा लेसन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित सीरीज के फूल। हम ये लेसन पढ़ेंगे। ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये लेसन में से हर वर्ष एग्जाम में, परीक्षा में बहुत सारा कार्य आता है, तो इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। साहित्य की विधा में यह एक निबंध है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े पुरोधा कहलाते हैं। उनके द्वारा बहुत सारे आलोचनात्मक टिप्पणियाँ हुई हैं, उनके द्वारा बहुत सारे निबंध लिखे गए हैं, कहानियाँ, और हिंदी साहित्य को काल विभाजन करने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्यारे बच्चों, इस पाठ को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आइए एक बार मैं आपको लेखक परिचय यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसी शख्सियत थे, कैसे साहित्यकार थे, उनसे आपको अवगत करवा देता हूँ। उसके बाद हम पाठ में आते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सन 1907। आर दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ 1907 में। और प्रमुख रचनाएं, बहुत बढ़िया रचनाएं हैं उनकी, ज़्यादा निबंध हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, निबंध संग्रह है ये उनका। प्यारे बच्चों, बाण भट्ट की आत्मकथा उनकी बहुत चर्चित रचना रही है, बहुत चर्चित। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोता, ये अनामदास का पोथा भी काफी प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, मध्यकालीन हिंदी साहित्य का ज्ञान का स्वरूप, मध्यकालीन भक्तिकाल और रीतिकाल का ज्ञान, नाथ संप्रदाय, जो नाथ संप्रदाय के बारे में, सिद्ध संप्रदाय जो हिंदी साहित्य में आते हैं उनके बारे में, भक्तिकाल में, आदिकाल में ये रचनाएं आती हैं। कालिदास की लालित्य योजना, जो एक सुंदर योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, उनका नाम हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचनात्मक साहित्य इतिहास और संदेश रासक पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। नाथ सिद्धों की बानियां आवाजें, ग्रंथ संपादन विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन, विश्व भारती, ये उनकी पत्रिका थी। पुरस्कार बहुत बड़े बड़े मिले उनको, साहित्य अकादमी, आलोक पर्व पर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि भी, उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। मृत्यु सन 1979 दिल्ली में उनकी हुई। उनकी विचारधारा है, वे लिखते हैं हिंदी साहित्य में, ये पंक्तियां प्यारे बच्चों आपको अपनी कॉपी में सबसे ऊपर लिखनी हैं। जब लेखक का नाम आता है तो आपको ये पंक्तियां लिखनी हैं। उनकी ये पंक्तियां अमर पंक्तियां हैं। मैं साहित्य को यानी कि हिंदी साहित्य को या किसी भी साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। एक आदमी की तरह जानता हूँ, उसको देखता हूँ। जो वाकजाल मनुष्य बहुत ही प्रसिद्ध, यानी कि बहुत बड़े लेखक, रचनाकार जो होते हैं, कि दुर्गतिहीनता और प्रमुखापेक्षी, यानी कि दूसरों की बारे में जो कहा जाता है से बचा न सके, जो दूसरों के बारे में कहा जाता है उनसे बचा न सके, जो उनकी आत्मा को तेजोदीप्त यानी कि बहुत तीव्र न बना सके, जो उनके हृदय को पर दुख कातर, जो उनके हृदय को, ऐसे लोगों के हृदय को पर दुख कातर, यानी कि दूसरे के दुख में दुखी होना, हमदर्दी और करुणा से भर जाना, देखो कैसी साहित्यिक पंक्तियां हैं। यानी कि वैसे भी आप रचना में पढ़ोगे बहुत साहित्यिक शब्दों का,
क्लिष्ट भाषा, संस्कृत निष्ठ भाषा के शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं ये। संवेदनशील, न बचास के, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यानी कि जो उनके हृदय को, जो उसके हृदय को पर दुख कातर, यानी कि दूसरों की हमदर्दी और संवेदनशीलता से न बचा सके, उसे साहित्य कहने में मुझे बहुत संकोच होता है, बहुत दुख होता है मुझे कहने में। ऐसा साहित्य में के पक्षपाती नहीं हूँ। साहित्य वह होता है जो जनता की भलाई करे, जनता को प्रेरणा दे, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाए और एक नई सोच, नई शक्ति, नई विचारधारा से उन्मुख यानी कि लगाव पैदा करे। ऐसे साहित्य का मैं कहा पक्षपाती हूँ। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कहता है कि यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ते हैं एक बार। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है, रचना है, बनावट है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं में उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में पैठ पर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सृजना, नवीन अगाध पांडित्य, बहुत यानी कि विद्वता, नवीन मानवतावादी सृजना, निर्माण और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। आप भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें, जानें। सीधी सरल भाषा की बजाय इस प्रकार के भाषाओं का जरूर आपके लिए अंक बढ़ाने में सहायक होगी। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंद की शास्त्रीयता का संगम है, उसको जोड़ता है। प्यारे बच्चों, देखो उसने क्या क्या कहा हिंदी साहित्य में। बहुत बड़े प्रोधा हैं हिंदी साहित्य के। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं, सबको मिला देते हैं, वो उनकी भावनाओं को जोड़ देते हैं। इसके बाद उनसे जो प्राण धारा फूटती है, जो प्राण धारा निकलती है, वह लोकधर्मी रोमांटिक धारा है, लोगों का कल्याण करने वाली धारा है, जो उसके उच्च कृतित्व को सहज बनाए रखती है, उनकी रचनाओं को सहज ग्रहण करने योग्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है, संस्कृति के प्रति उनका लगाव बहुत जबरदस्त है। उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग यानी कि नमक और नीर के संयोग में उसका विकास हुआ है। यानी कि लवण का मतलब है कि बहुत ही खट्टा अनुभव, और नीर के साथ बहुत ही मुलायम तरीके से। कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ही कड़वा उनका अनुभव रहा है और कुछ आसानी से जी रहे। उनकी उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है, जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। प्यारे बच्चों, द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जातिपात और मजहबों, धर्मों से विभाजन और आधी आबादी स्त्री के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्य से समाधान खोजने की का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। यानी कि वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। सही बात है। देखो, सोच के देखिए कि पहले समय में स्त्री के ऊपर कितने अत्याचार होते थे। स्त्री घर में क्या क्या जो है नहीं करती थी, और उसे किस तरह से जो है ना समाज में कष्ट उठाने पड़े, सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ की पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ, बहुत मुलायम प्रेम और पूजा के साथ उनकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा, मैंने बताया था ना कि बाण भट्ट की आत्मकथा उनकी बड़ी
जबरदस्त रचना है, सजीव रचना है। मानवता और लोक से विमुख हो कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र विश्वास का सिद्धांत उन्हें ग्रहण नहीं है। ये इस प्रकार का, यानी कि ऐसे स्वीकार नहीं है जो जो दूसरों को दुखी कर दे, विमुख कर दे। मानव की जिजीविषा जीने की इच्छा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है, जान लेता है, ज्ञान लेता है और उसी से संबद्ध, देखो ये संबंध नहीं है, संबद्ध, जुड़ाव, नाथों सिद्धों, जो नाथ सिद्ध परंपरा थी, जो रचनाएं थी, कबीर के हिंदी का साहित्य परंपरा का जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस ग्रंथ से बड़े महत्व का है। साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती हैं, पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोध से आक्रांत होने की जगह उनके बोध से अभिषिक्त है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सृजनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व का किसी दूसरे के भाव से जोड़ना और आत्मपरक शैली से युक्त है। बहुत अच्छी बात कही है। इसके बाद ये तो उनके भाव थे, विचार थे, उन्होंने साहित्य को किस दृष्टि से देखा। दूसरा सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि स्त्री जो पीड़ा है उनके बारे में बहुत लिखा है, आमजन की पीड़ा को बहुत लिखा है, जाति पाति से बहुत ऊपर उठ करके उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं और हमेशा उनका विरोध किया है। यहाँ ये पाठ का सार है प्यारे बच्चों, पाठ का सार अति महत्वपूर्ण होता है। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध, मैंने आपको बताया था कि ये साहित्य की विधा में एक निबंध है। इससे पहले हम कहानी पढ़ रहे थे और ये निबंध है। रजिया सज्जाद जहीर की जो कहानी थी नमक, वो हमने इससे पहले पढ़ी थी, ये निबंध है। सीरीज के फूल, देखो कैसे लिखा जाता है, सीरीज के, ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं इसको लिखने में। सीरीज के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। ध्यान रखें आप सभी, ये आपके लिए जरूरी है। कल्पलता रचना से उद्धृत है, प्रश्न छाटने में ये आ सकता है आपके लिए। कल्पलता उनकी बड़ी रचना है, रचना संग्रह है, उससे लिया गया सीरीज के फूल, उसके बीच से। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी, देखो आंधी, लू, गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत सन्यासी की तरह अविचल होकर, यानी कि बिना किसी प्रकार से विचलित हुए होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे, कोमल पुष्पों का सौंदर्य को बिखेरने रहे। शीरीष के माध्यम से, शीरीष के पेड़ के माध्यम से, शीरीष के फूल के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा, सदा सदा अजय रहने वाली, सदा विजयी रहने वाली जिज्ञासा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्यों के रूप में स्थापित करता है। यानी कि हमें प्रेरणा देता है कि देखो सीरीज का जो फूल है वो विकट परिस्थितियों के बीच भी कितना सुंदर और हरा भरा रहता है, कोमल रहता है। कोमल होने के बावजूद भी देखो कितनी विकट परिस्थितियां, आंधी, लू, गर्मी में भी वह प्रचंड रहता है, वह तीव्र बना रहता है, वह अपने आप में सन्यासी की तरह अटल व अडिग बना रहता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उससे देह बल के ऊपर, देह शरीर बल के ऊपर आत्म बल का महत्व, शरीर की बात नहीं है, आत्मानुशासन की बात है। आत्मा के ऊपर देखो कितना उनका
कंट्रोल, धैर्य, कितनी शक्ति है सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है। यानी कि इन सब बातों से कहता है गांधी जी से जोड़ा है, इतिहास की बहुत बड़ी विभूति गांधी जी, महात्मा गांधी जी की याद हो आती है कि हर कठिन परिस्थिति में अपने दुपट्टे से हमारे लिए आज़ादी दिलवाई, हमें आज़ादी के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, ये सब हम सब के लिए किया उन्होंने, और कितना कम लेकर के याद हो आती है। तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है, यानी कि बहुत दुखी हो जाता है कि देखो गांधी किस तरह से हमारे लिए कितना संघर्ष किया, हमारे लिए कितनी पीड़ा उठाई, कष्ट उठाया गांधी जी ने, और गांधी जी की पीड़ा को शिरीष के फूल से जोड़ दिया। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प को कोमल सुंदर के जाल बुनता है, सुंदरता का जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर इसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है, जड़ जमाता है। यानी कि हर क्षेत्र में अपना जड़ जमाता है वह। फिर तत्काल वर्तमान में जीवन वह सामंती वैभव विलास, सामंती तरीके से जीने वाले, सामंती जो हमने पढ़ा था ना 10वीं कक्षा में, प्यारे बच्चों, सामंती पतन के बारे में हमने पढ़ा था 10वीं कक्षा में। एक पाठ था नौबत खाने में इबादत, दिखावे की संस्कृति, अकड़ू नवाब। ऐसी संस्कृति सामंतवादी संस्कृति कहलाती है, जो दिखावे की संस्कृति अपने आप में स्वतः ही नष्ट हो गई। जो लोग दिखावा करते हैं वे स्वतः ही अपने आप नष्ट हो जाते हैं, जो वास्तविकता से दूर हटे रहते हैं। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना को आहत है। वो साहित्यिक घटना से बड़ा टूटा हुआ है। इसी से उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है, सच्चे कवि का ज्ञान। उसके अनुसार जो योगी पुरुष होते हैं अनासक्त होते हैं, जो इनको किसी से कोई प्रेम नहीं होता, शून्य और प्रेमी के सरस पूर्णता, एक साथ उपलब्ध होना, एक साथ मिलना, ये सब बातों का एक साथ योग और होना सच्चे कवि होने की एकमात्र शर्त के बराबर है, एकमात्र शर्त से जुड़ा हुआ है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी, समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभवशालिता में रमकर भी चूकता नहीं है, निरंतर आगे बढ़ने जाने की प्रेरणा देता रहता है। शिरीष के पुराने फलों, यहाँ पर देखिए शिरीष के पुराने फलों, फल की बात है, अधिकार लिप्सु, अधिकार जिज्ञासा जो जुड़ी रहती है। लिप्सु का मतलब होता है कि एक प्रकार का जो इच्छा है वो कभी नहीं मरने वाली है, वो जुड़े रहते हैं। दिखावे की जो इच्छा है, यानी कि अधिकार जिज्ञासा जो है, एक प्रकार से उनकी जो कामना है वो लड़खड़ा कर और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक, यदि उनको बाहर निकाल देते हैं तो भी लेखक साहित्य समाज में, यानी कि यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि शिरीष के नए फूल आ जाते हैं, लेकिन पुरानों की जो अधिकार लिप्सा है, जो उनकी जो भावना है, जो एक प्रकार से उनका लालच है कि हम जुड़े रहेंगे, वे कभी छोड़ते नहीं हैं उनके अधिकार लिप्सा। नए आ जाते हैं, पुराने छोड़ते नहीं हैं। ये भी एक समाज से इस घटना को जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया है। नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतिक करता है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकारों को नहीं छोड़ते। नई पीढ़ी आ जाती है, देखो कितनी अच्छी बात की है,
और वे छोड़ते नहीं हैं। उनकी अधिकार लिप्सा है ना, वो सदा इसी कामना में रहती है कि मैं सदा इससे जुड़ा रहूं, लेकिन प्रकृति और संसार और इस जो है यहाँ के ब्रह्मांड का एक नियम है कि उन्हें अवश्य एक दिन छोड़ना तो पड़ेगा ही। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह, इक्षुदंड ईंख, ईंख के डंडे गन्ने की तरह, प्राकृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुरस से युक्त है, मधुरता से जुड़ा हुआ है। यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक की प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। ये बहुत श्रेष्ठ निबंध है, इसको समाज से साहित्य से जोड़ा हुआ है और ये उनका बहुत प्रसिद्ध और चर्चित प्यारे बच्चों निबंध रहा है। यहाँ तक प्यारे बच्चों हमने पढ़ा सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन चरित्र के बारे में। 1907 में बलिया छपरा में उनका जन्म हुआ और किस तरह से उन्होंने कितनी बाण भटकी आत्मकथा, पुनर्वाह यानी कि कल्पलता रचनाएं, कितनी अच्छी रचनाएं की, और उन्होंने आलोचना, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब उन्होंने लिखा। इसके बाद उनके यहाँ पर बहुत सारे निबंध हैं। उन निबंधों में से एक सीरीज के फूल, इस पर हम चर्चा करेंगे। सीरीज के फूल प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें बहुत सारे कठिन शब्द भी हैं, शब्दार्थ भी हैं और इसमें से पहरा लगभग परीक्षा में आ जाता है। यहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ, उसके आगे पीछे दाएं बाएं देखो निबंध की शुरुआत कैसे करता है। दाएं बाएं सीरीज के अनेक पेड़ हैं। जहाँ लेखक निबंध लिख रहा है, जहाँ निबंध लिखने बैठा है, कहता है उसके आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। कौन से पेड़ हैं? सीरीज के अनेक पेड़ वहां पर हैं। लेखक कहता है कि जेठ की तपती, जेठ का मतलब गर्मी का महीना, गर्मी का जून का महीने में धूप में जबकि धरती निर्धूम बिना धुआं के, धरती बिना धुआं के अग्निकुंड बनी हुई थी। यानी कि धुआं कहीं दिखाई नहीं देती है और उसके कारण बहुत सारी अग्निकुंड यानी कि अग्नि की तरह जल रही है सारी धरती। जून का महीना है, मई जून के महीने में। सीरीज नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। किस समय की बात कर रहा है ये? कौन से समय की? ये उस समय की जब पूरी तरह से धरती बिना धुआं के जल रही होती है। कहता है कि लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। गर्मी में फूल सकने की हिम्मत कर रहे हैं। कर्णिकार, कानो और आर्वद ये पौधों के नाम है, पेड़ों के। अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ। ये कर्णिकार भी ऐसे फूलते हैं, आर्वद और यानी कि अमलतास भी ऐसे ही गर्मी में, मैं भूल नहीं रहा हूँ। वे भी आसपास बहुत हैं, ये भी इस समय में फूल रहे हैं, लेकिन उनमें और इनमें अंतर है। सीरीज के फूल में और सीरीज के पेड़ में अंतर है। सीरीज के पेड़ और शोरी यानी कि आर्वद और अमलतास में अंतर है, लेकिन सीरीज के साथ आर्वद की तुलना नहीं की जा सकती, ये बताया यहाँ पर। वह 15-20 दिन के लिए ही फूलता है। वह पेड़ तो केवल 15-20 दिन के लिए फूलता है, तुलना नहीं करा। फूलता जरूर है गर्मी के अंदर, लेकिन 15-20 दिन के लिए। वसंत ऋतु के पलाश की भांति, वसंत ऋतु में जो पलाश के पेड़ होते हुए बड़े बड़े फूल आते हैं सुंदर। कबीर दास को इस तरह 15 दिन के लिए लहकना उठना पसंद नहीं था। कबीर दास जी कहते हैं कि सदा महकने वाला, सदा प्रसन्नचित्त रहने वाला, सदा जीवन में अमर रहता है। सदा जीवन में हासिल जो भी कार्य में लग जाता है वो हासिल करता है। 15-20 दिन के लिए आर्वद और अमलतास फूलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो जो सीरीज का पेड़ है, सीरीज के फूल हैं, वे तो इतने दिन के लिए नहीं। कितने दिन के लिए? यह भी क्या कि 10 दिन भूले और फिर खंखड़ के खंखड़। ऐसा क्या है? ये क्या फूलना है? ये क्या खिलना है
कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़ वैसे के वैसे ठूंठ के ठूंठ। दिन 10 फूला फूल के, ये बात बताइए, ये प्रश्न बनेगा आपके लिए। 10 दिन फूला फूल के खंखड़ भया पलास, ये रचना की थी। यानी कि 10 दिन फूल करके फिर पलास का पेड़ खंखड़ वैसा ही, पत्ते झड़ गए, फूल झड़ गए, एकदम ठूठ का ठूठ बन गए। ये क्या, ये जो है खंखड़ जो है, ऐसा कोई फायदा नहीं है। ऐसे दूमदारों से तो लंडूरे भले, ऐसे पूंछ वालों से तो बिना पूंछ के ही ठीक है, जो इतने दिन के लिए फूलते हैं। 15 दिन का क्या फूलना है, फूल है शिरीष। अब चर्चा करता है शिरीष के फूल के बारे में, ध्यान से फूल। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, वसंत के आगमन के साथ लहक उठने वाला, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। कितना लंबा समय है देखो, वसंत ऋतु फरवरी के महीने में, फरवरी के महीने में वसंत ऋतु फरवरी में आती है, और आगमन के साथ लहक उठता है शिरीष के फूल, और आषाढ़ तक, जून जुलाई तक, जुलाई अगस्त तक, यानी कि जुलाई के महीने तक निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। कितना लंबा समय लेता है, कितने लंबे समय तक खिला रहता है, कितनी गर्मी को झेलता है। मन रम गया तो भरे बादों में भी निर्गात फूलता रहता है। यदि जम गया, यदि शिरीष का फूल जम गया तो भादो अगस्त के महीने में भी, अगस्त सितंबर में भी निर्घात बिना किसी चोट के फूलता रहता है। कितना लंबा समय लेता है, फरवरी से अगस्त तक, देखो कितना लंबा समय लेता है। तो 6-7 महीने का फलना फूलना कितना जबरदस्त है। जब उमस में, जब गर्मी में, जब उमस भरता है, गर्मी में धरती पूरी तरह से जल रही होती है, प्राण उबलता रहता है, तो लू से हृदय सूखता रहता है। कवि लेखक कहता है कि जब ऐसे समय में हृदय सूखने लग जाता है, एकमात्र शिरीष कालजयी, एकमात्र शिरीष का जो पेड़ है, फूल है, वो कालजयी, काल पर विजय पाने वाला, काल पर विजय पाने वाले अवधूत की भांति, सन्यासी की भांति जीवन की अजयता का, जीवन की सदा विजय रहने वाला मंत्र प्रचार करता रहता है। प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों करता है, यानी कि इसलिए कि कौन सा पेड़ है, यानी कि शिरीष का पेड़ है, शिरीष का फूल है, वो सदा कालजयी बनकर अवधूत सन्यासी की भांति कितनी भी गर्मी पड़ो, सर्दी लू, कितनी भी गर्मी, लू और तपन, उमस में भी वह लगातार बराबर खिलता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है। यानी कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बात बहुत बढ़िया कही है कि देखो, ध्यान से देखो, यद्यपि कवियों की भांति, कहता है कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है। ऐसा सबका हृदय नहीं है जो सब फूल पत्तों को देख करके मन प्रसन्नचित हो जाए। ऐसा हृदय विधाता ने, परमात्मा ने नहीं दिया है। पर नितांत ठूठ भी नहीं, नितांत ठूठ भी नहीं, अपने ऊपर कहता है यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया मुझे, कि प्रत्येक फूल पत्ते को देखकर मैं प्रसन्नचित भाव से बड़ा प्रसन्न हो जाऊं। ऐसा नहीं है। पर नितांत लगातार ठूठ भी नहीं हूं, ऐसा ठूठ भी नहीं बना हूं। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के जो फूल हैं वो मेरे हृदय में इस तरह से हिलोल जरूर भरते रहते हैं, जरूर वे अपनी भावनाओं को उद्वेलित करते रहते हैं, जरूर करते हैं। लेखक कहता है कि मैं, ऐसा मेरा मन नहीं है कि मैं प्रत्येक फूल पुष्प को देख करके प्रसन्नचित हो जाऊं, ऐसा विधाता ने मुझे नहीं दिया मन। लेकिन कहता है शिरीष के पुष्प मेरे मानस में, मेरे मन में, मेरे मानस पटल पर, मेरे हृदय के अंदर हिलोल, थोड़ी सी हिलोल भरते रहते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की 4 दीवारी, देखो ये 4 दीवारी वर्ड नहीं होता, ये 4 दीवारी वर्ड शुद्ध होता है। 4 दीवारी, 4 दीवारी के पास लगाया करता था, 4 दीवारी के पास लगाता था। उनमें से एक शिरीष भी है।
शीरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं, बहुत छाया देते हैं। पुराने भारत के रईस जो लोग होते हैं, जिन मंगलजनक शुभ कार्यों के लिए, आज भी हम घरों के अंदर शुभ अवसर पर शीरीष की डालियां घरों पर लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। जिन मंगलजनक वृक्षों की अपनी वृक्ष वाटिका की चारदीवारी के पास लगाया करता था, यानी कि वो लगाता था, उसमें एक शीरीष भी है। देखो प्यारे बच्चों, इसीलिए तो हम लगाते हैं घर के सामने। कभी भी दीपावली पे देखते हो, किस शुभ अवसर पर देखते हो, गृह प्रवेश पे देखते हो, हम शीरीष की डाली लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं कि शीरीष जो है हर विकट परिस्थिति में अटल व अडिग रहता है। उसी तरह से हम भी सदा जीवन में अटल व अडिग बने रहें। हमें शीरीष का फूल प्रेरणा देता है, शीरीष का पेड़ प्रेरणा देता है। उसमें एक शीरीष भी है। अशोक, अरिश, पुन्नाग और शीरीष के छायादार और घन मृषण, बड़े मतलब बादल की तरह मुलायम, हरितमा से परिवेष्टित, हरितमा से ढके हुए वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। इस तरह से उनकी वाटिका, उनके द्वारा बनाई हुई वाटिका बड़ी ही मन को प्रसन्नचित करने वाली, मन को बड़ी प्रसन्न करने वाली दिखती होगी। वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी, ये बताया है। वात्सायन ने काम सूत्र में बताया, एक रचना है ये वात्सायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन ने एक काम सूत्र जो रचना थी उसमें बताया कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला प्रेक्षा दोला लगाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जहां पर धूप में कोई झूला थोड़ी लगाता है, जहां पर गहन छाया हो वहीं पर ही झूला लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान दे कि शीरीष के फूल के हमने यहाँ पर दूसरे पैरे में आ गए हम, और दूसरा पैरा पढ़ रहे हैं, और आप इसको ध्यानपूर्वक समझें, सुने, और प्रश्नों को शायद अपनी साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिखते रहे होंगे और लिखते रहें। बाद में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, इसलिए आप अपना साथ साथ काम करते रहें और प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो जारी होने तक के लिए आपको नमस्कार।